नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। राजस्थान तक में आप सबका स्वागत है। कुल मिलाकर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। हालांकि ये खबर पूरी राष्ट्र के लिए है, लेकिन राजस्थान तक में हम ये खबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पीकर पद के लिए दोबारा से एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला हैं, जो राजस्थान में कोटा से तीसरी बार सांसद बने हैं। पिछली बार वो 5 साल के लिए लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की बराबरी होगी अगर वो कल सुबह 11 बजे जो वोटिंग होगी स्पीकर पोस्ट के लिए उसमें जीत जाते हैं। संख्या बल के हिसाब से उनका जीत करीब करीब तय मानी जा रही है, लेकिन जब तक नतीजा नहीं आए तब तक। तो मेरे साथ आनंद चौधरी हैं, इंडिया टुडे हिंदी के राजस्थान के प्रभारी हैं, तो इनसे भी चीजें कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जो मेरा टेक है कि गठबंधन सरकार के लिए ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है। अगर गठबंधन सरकार नहीं होती, बहुमत की सरकार होती, तो भी ये अच्छी शुरुआत नहीं है कि स्पीकर पोस्ट के लिए पहली बार चुनाव की नौबत आना पड़ रही हो। कुल मिलाकर जो खबरें सामने आ रही हैं कि विपक्ष चाहता था कि एनडीए यानी मोदी सरकार जिसे चाहे स्पीकर बना दे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद वो विपक्ष को दे, जो कि परंपरा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भी विपक्ष का डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को ही दिया गया था, लेकिन पिछली 5 साल में जब ओम बिरला अध्यक्ष थे तब 5 साल डिप्टी स्पीकर का पद ही भरा नहीं गया। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। तो आनंद जी, आप क्या सोचते हैं कि ओम जी फिर स्पीकर बनेंगे, लेकिन वो स्वाभाविक जो खुशी होनी चाहिए, वो वैसा जो सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक स्पीकर चुन रहा है और जो कि आपका पूरे सदन चलाता है, जो सब नियमों का ख्याल रखता है, सबको बराबरी की नजर से देखता है और बड़े स्वस्थ तरीके से चीजें बढ़ती हैं, आपको लगता है कि थोड़ी सी खटास है? देखिए विजय जी की स्पीकर का जैसे आपने बताया कि अब तक कभी चुनाव नहीं हुआ था, और ये जो चुनाव होना शुरुआत में अगर ये कटुता होती है तो ये कटुता आगे भी जाएगी फिर, और आगे कटुता हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बढ़े, पक्ष विपक्ष के बीच में कुछ ज़्यादा चीज़ें हो। लेकिन आपने जैसा बताया कि जो सदन जो हमेशा होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वो वहाँ के नियम और परंपराओं पे चलते हैं, और वहाँ की जो परंपराएं रही हैं वो ये रही है कि विपक्ष का जो उपाध्यक्ष का पद है वो विपक्ष के नेता को दिया जाता रहा है। चाहे राजस्थान विधानसभा की बात करें अपन, या चाहे कहीं लोकसभा की बात करें, तो ये वहाँ नहीं हो पाया और इसको चलते ये कटुता आई है। लेकिन हमारे राजस्थान वासियों के लिए तो ये खुशी की बात ही है कि ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बन रहे हैं। और ओम बिरला का जो हम संसदीय कार्यकाल देखें, चाहे विधानसभा का देखें चाहे लोकसभा का देखें, तो वो एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है। 3 बार वो विधायक रहे हैं, 3 बार सांसद हैं, तो उनका जो लोकसभा में जो चलाने का जो तजुर्बा है वो भी देखने को मिलेगा, और ये राजस्थान के लिए तो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जो सामने आ रही है, विपक्ष का कहना है, यानी इंडिया गठबंधन का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई बात नहीं हुई, जिस ढंग से बात होनी चाहिए थी, सहमति बनाने की कोशिश सत्ता पक्ष को करनी चाहिए थी। आखिर सदन चलाने की जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की होती है, और गठबंधन अगर कोई सरकार है तो गठबंधन धर्म भी निभाना सत्ता पक्ष का ही जिम्मेदारी होती है। कुल मिलाकर पहले एक कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि अगला जो स्पीकर हो वो बीजेपी का नहीं हो, वो एनडीए का हो। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख, वो तो चाह रहे हैं कि वो भी चाह रहे हैं कि स्पीकर एनडीए का हो, बीजेपी का ना हो। यानी तब माना जा रहा था कि ओम बिरला के अलावा भी कुछ नाम हो सकते हैं। डी पुंदेश्वरी देवी, जो कि टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू की साली है, उनका नाम लिया जा रहा था, क्योंकि स्पीकर पोस्ट के लिए कानून का ज्ञान होना जरूरी है। तो कुछ लोग रविशंकर प्रसाद की बात कर रहे थे अगर ओम बिरला नहीं बनते, राधा मोहन अग्रवाल की बात कर रहे थे, कुछ लोग तो कह रहे थे कि प्रोटेम स्पीकर को ही स्पीकर बना दिया जाए। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बैकआउट कर गए। उनके केसी त्यागी ने कुछ दिन पहले कह ही दिया था कि कोई भी स्पीकर बने सत्ता पक्ष का, हमें कोई लेना देना नहीं है। और शायद अमरावती, राजधानी, खर्चा पानी, ये तमाम चीजें, और कर्ज में डूबी हुई नई सरकार चंद्रबाबू नायडू की, उनको भी लगा होगा कि स्पीकर पद पर अड़ने से अच्छा है कि कुछ पैसा मिल जाए। तो इसके कारण ओम बिरला की लॉटरी लग गई। क्या कुछ ऐसा भी मानकर चला जाए? हाँ बिल्कुल, शुरुआत में तो यही आ रहा था कि
जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है या नीतीश कुमार की पार्टी है, दोनों स्पीकर का पद चाह रहे थे। लेकिन ये जो ओम बिरला के लेके एक सहमति बनी है, शायद एनडीए की पूरी सहमति बनी होगी, इसमें चंद्रबाबू नायडू का भी उन्होंने लिया होगा, विश्वास लिया होगा, और नीतीश कुमार का भी लिया होगा, एकनाथ शिंदे का भी लिया होगा। हाँ, तो इन सबका सहमति से ही लोकसभा अध्यक्ष के रूप में यही किया जा रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार। हाँ बिल्कुल, तो ओम बिरला सबकी सहमति से ही अब बन रहे हैं, तो एनडीए के तो उम्मीदवार हैं। एनडीए के उम्मीदवार हैं। एनडीए के साथ अगर कागजों में देखा जाए तो 292, 293 सांसद बताए जाते हैं। ऊपर नीचे एक दो चीजें हो सकती हैं। अगर विपक्ष के साथ देखा जाए इंडिया के साथ, तो इंडिया के 230, 234 के आसपास हैं कुछ। और फिर हम ये मानकर चलें जगनमोहन रेड्डी के 4 सांसद हैं, वो भी शायद इंडिया के साथ आ जाएं। और कुछ निर्दलीय इंडिया को सपोर्ट देने की बात करते रहे हैं, जो कि शपथ ले चुके हैं। उसमें एक आध की अभी शपथ नहीं हुई है, जैसे अमृतपाल है, पंजाब से जीते, उनकी शपथ नहीं हुई है। लद्दाख से वालों की तो शपथ हो गई है, लेकिन बारामूला से जो राशिद इंजीनियर जीते, वो भी जेल में बंद है, उनकी भी शपथ नहीं हुई है। तो एक दो लोगों की शायद शपथ नहीं हुई। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ओम बिरला के पक्ष में 290 प्लस, और विपक्ष के जो के सुरेश हैं, जो 8 बार के लोकसभा के सांसद हैं, उनके पक्ष में मोटे तौर पर माना जाए कि करीब 250 के आसपास। आज की तारीख में हम मोटा तौर पर ये माना जाए तो ये स्थिति है। लेकिन आपको क्या लगता है आनंद जी, अगर प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी बीजेपी जिस ढंग से अड़ गई कि वो फिर वो मीन मेघ निकालने लगी कि भाई कांग्रेस का 8 बार का है, हमारा 7 बार का है, लेकिन हमारा 7 बार का लगातार 7 बार जीता है, उनका 8 बार का 2 बार के व्यवधान के साथ 8 बार जीता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको लगता है कि गठबंधन सरकार जब चला रहे हैं, तो ऐसे में फिर बीजेपी को विपक्ष की हमेशा हर पल हर कदम पर जरूरत रहेगी, तो आप खामखा नाराज करने का एक मौका देते हैं, या मोदी जी की शैली यही है? बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता पक्ष के बारे में आमतौर पे ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष को साथ लेकर और विपक्ष की चीजों को मानकर आगे बढ़ना चाहिए, अगर संसद सही तरीके से चलानी है। तो जैसे आपने बताया कि प्रोटेम स्पीकर के पद पे भी अड़ गए थे, तो ये 7 बार लगातार जीतना या 8 बार जीतना, बीच बीच में अगर जीत रहा है तो वो 8 बार का ही आदमी सीनियर माना जाएगा, 7 बार लगातार वाला नहीं माना जाएगा। और ये हर जगह ऐसा ही होता है। तो अगर इन चीज़ों पे अगर तनातनी हो रही है या इन चीज़ों पे वो अड़ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और ये सदन के लिए आगे, क्योंकि इस बार वो स्थितियां तो है नहीं कि आप देखिए सदन में दोनों तरफ से बराबरी की टक्कर है, और अगर आप सदन में इस तरह की चीजें अभी से बढ़ जाएंगी तो सदन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत विपक्ष आया है। और उस विपक्ष मजबूत है होने का ये होगा कि वो सत्ता पक्ष की छोटी छोटी चीजों पे उन्हें घेरने की कोशिश करेगा। तो सत्ता पक्ष को एक बड़ा हृदय रखना चाहिए, और बड़ा हृदय रख के अगर विपक्ष के मुद्दों को वो मानते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको मान लेना चाहिए। सत्ता पक्ष को आमतौर पे माना भी यही जाता है, तो ये इस तरह की तनातनी नहीं होती। देखिए, एक मोटा सा फॉर्मूला है। मोटे तौर पर सदन नियमों से चलता है, लेकिन नियमों से ज्यादा परंपराओं पर चलता है, और परंपराओं को ही निभाया जाता है। तो सीधा सिंपल फॉर्मूला था आसानी से कि एनडीए का स्पीकर हो जाए, चुनाव की नौबत नहीं आए, और उपाध्यक्ष का, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट विपक्ष को दे दी जाए। लेकिन जिस ढंग से मोदी फैसले ले रहे हैं निरंतरता के, कंटिन्यूटी के, कि पहले मंत्रिमंडल में भी वही मंत्री रखे गए, फिर मंत्रालय भी उनके कमोबेश वही रखे गए, फिर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रिपीट किया गया, फिर उन प्रधान मुख्य सचिव जो उनके प्रधान सचिव हैं उनको भी रिपीट किया गया। तो ऐसे में माना जा रहा था कि लोकसभा स्पीकर को भी रिपीट कर दिया जाएगा कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आप रिपीट कर दीजिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मेरे समझ से परे है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जब इतना भारी मजबूत विपक्ष है, तब ऐसे में परंपरा को क्यों नहीं निभाया गया? आनंद जी, आपको क्या लगता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परंपरा को क्यों नहीं निभाया? बिल्कुल विजय जी, ये जो गतिरोध बना है, ये अकेले हम नहीं कह सकते कि सत्ता पक्ष के बना। हालांकि इसमें सत्ता पक्ष की भूमिका तो हमेशा बड़ी रहती है कि वो गतिरोध दूर करने की कोशिश करे। आप देखिए कि ये गतिरोध जब प्रोटेम स्पीकर के उससे आ गया, फिर जब संसद में शपथ ले रहे थे सांसद, तब ये गतिरोध और बढ़ा। आपने देखा होगा कि विपक्ष ने जो संविधान की किताब लहराई, और आपने देखा होगा कि जब
धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने के लिए आए तब नारेबाजी की गई। तो हाँ, तो ये जिस तरह की चीजें शुरुआत से ही होने लग गई है, तो उससे एक चीज तो साफ लग रहा है कि इस बार जो 5 साल है वो संसद जो है वो पूरी तरह से हंगामेदार रहेगा और चीजें बिल्कुल सामान्य नहीं रहेंगी। ओम बिरला के लिए भी बड़ा ये वो किस तरह से इसको टैकल करते हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलें होंगी कि दोनों तरफ से जो ये गतिरोध है ये शुरुआत में ही बन गया है, जो हमेशा होता नहीं है। आपने जैसे कहा कि नियम और परंपराएं, जो मानने वाले लोग हैं वो हमेशा नियम और परंपराओं पे चलाते हैं, लेकिन इस बार तो वो शुरुआत से ही सामने आ रहा है। आपने सही कहा कि ओम बिरला के सामने चुनौतियां इस बार कुछ नहीं होंगी। एक तो सदन बड़ा मजबूत है, विपक्ष एक चीज ये, पिछली बार जितनी आसानी से 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया था, ऐसा कोई फैसला लेने में इस बार दिक्कत आ सकती है। महुआ मोइत्रा के साथ एक तरफा जिस ढंग से फटाफट कार्रवाई करके निकाल दिया गया था, और जो बीजेपी के नेता थे विधूड़ी, रमेश विधूड़ी, उनको रियायत दे दी गई थी, इस बार ऐसा होना मुश्किल नजर आता है। दूसरा, पिछली बार वो सहमति से बने हुए अध्यक्ष थे, इस बार वो चुने हुए अध्यक्ष हैं। तो सहमति से बना हुआ अध्यक्ष और एक चुना हुआ अध्यक्ष, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क पड़ ही जाता है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि संसद का कार्रवाई किस रूप में चलती है, लोकसभा की आगे किस रूप में चलती है, और ये क्या खटास आगे चलकर कुछ कम होती है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी को या एनडीए को राज्यसभा में भी बहुमत हासिल नहीं है। राज्यसभा में उनको बेल आउट करते रहे नवीन पटनायक की पार्टी के 9 सांसद और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के भी 8 या 9 सांसद। इस बार नवीन पटनायक ने तो साफ तौर पर अपने सांसदों को निर्देश दे दिया है कि उनको साथ नहीं देना है और जमकर विरोध करना है। तो वहां पर भी थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ सकती है। लेकिन ये राजस्थान के लिए फिर एक दिलचस्प चीज है कि फिर याद दिलाने के लिए सिर्फ कि राज्यसभा का सभापति भी जगदीप धनखड़ राजस्थान के हैं, और लोकसभा का जो स्पीकर है अध्यक्ष वो ओम बिरला, वो भी राजस्थान के हैं। इस बार विदेशी ये तो सही है और दोनों पर महती जिम्मेदारी है गठबंधन की सरकार को और बढ़ते हुए विपक्ष को, मजबूत विपक्ष में सामंजस्य बैठाते हुए, लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाना और संसद में लोगों के विश्वास बना रहे उसको बरकरार रखना। बिल्कुल विजय जी, आपकी बात सही है कि दोनों जो निम्न सदन और उच्च सदन दोनों की जिम्मेदारी इस बार राजस्थान के लोगों के पास रहेगी। और ये एक राजस्थान के लिए यही नहीं, इससे अगर आगे बढ़कर भी अपन देखें कि आप देखिए कि 11 सीटें हारने के बाद भी राजस्थान को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है इस बार, क्योंकि 4 जो मंत्री बनाए हैं, 2 कैबिनेट हैं, एक स्वतंत्र प्रभार है, एक राज्य मंत्री हैं। तो ये भी एक राजस्थान के लिए मुझे लगता है कि, और उसके बाद में अध्यक्ष का पद राजस्थान को मिलना, लोकसभा अध्यक्ष का, ये राजस्थान के लिए तो एक बड़ी सौगात है। चलिए, आपने ये सारी राजस्थान की राजनीति की बात शुरू कर दी तो फिर मेरा मन, मतलब लोभ मैं स्वर्ण नहीं कर पा रहा पूछने के लिए आपसे। आपको क्या लगता है कि जिस ढंग से पोस्टमार्टम हो रहा है कि राजस्थान में आखिर 11 सीटें क्यों हारी, आपको क्या लगता है कि एसिड टेस्ट भजनलाल के लिए बहुत बड़ा 5 उपचुनाव होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ दिन पहले भी अपनी बात हो रही थी यहाँ, तो मैं उस समय भी ये कह रहा था कि देखो, अभी की जो जिम्मेदारी है 11 सीटें हारने की, वो पूरा संगठन पे आएगा, और संगठन में हो सकता है आमूलचूल परिवर्तन हो बीजेपी में। लेकिन भजनलाल का जो असली टेस्ट है वो होगा 5 उपचुनाव पे। अगर वो उपचुनाव में भी बढ़िया नतीजे नहीं रहते हैं तो भजनलाल सरकार के लिए हो सकता है मुश्किलें हो। लेकिन अभी सरकार के लिए या खुद के लिए भजनलाल के लिए तो अभी की स्थिति तो ये है कि बीजेपी अगर ठीक से संगठन में भी बदलाव होने हैं तो मुझे लगता है कि उपचुनाव से पहले तो नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन उपचुनाव के बाद में भी अगर संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने की जो चल रही है कि जिम्मेदारियां तय की जाएंगी कि राजस्थान में 11 सीटें, नया अध्यक्ष भी आ जाएगा। हाँ, नया अध्यक्ष भी आ जाएगा। तो उस समय अगर राजस्थान में अगर उपचुनाव में अगर बीजेपी का स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो फिर भजनलाल के लिए दिक्कत हो सकती है। अभी की स्थिति में तो क्योंकि उनको आए हुए बहुत कम समय हुआ है, तो मुझे लगता नहीं उनकी कोई जिम्मेदारी बनेगी या उन पे कोई। मोदी जी ने खुद इन्हें चुना था। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए भी थोड़ी सी उनको गुंजाइश बची हुई है। और बिल्कुल, और इस समय तो राजस्थान में अगर बीजेपी में चुनाव से पहले जैसे हमें लग रहे थे कि अलग अलग धड़ा, अलग अलग कोशिश कर रहा है, तो इस समय तो सब शांत है। हालांकि वसुंधरा राजे ने थोड़ा सा बयान दिया है, लेकिन उस बयान के भी अलग अलग मायने हैं कि वो क्या किस तरह का बयान है। उदयपुर में जो उन्होंने बोला है, कटारिया के जो साथ में जो मीटिंग थी, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई मुश्किलें नज़र नहीं आ रही है ऐसी, क्योंकि धड़े सब शांत है।
हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी लहरें गिननी उठनी शुरू हो गई हैं। देवी सिंह भाटी का बयान आना, वसुंधरा का अपना दर्द झलकना, वफा बेवफाई, ये तीन चीजें याद आना, खर्रा का बड़ा खर्रा खरा 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 सा जवाब दे देना। तो कुछ चीजें हैं जो बीजेपी में उभर कर सामने आ रही हैं, लेकिन वो एक लंबी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा भी हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी को पहले तो केंद्र में अपनी सरकार को बनाए रखना है, संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका खुद का हो, जैसा कि दूसरे पद पर वो अपने हिसाब से नियुक्तियां कर रहे हैं, वो उनकी प्राथमिकता है। फिर महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और बहुत संभव जम्मू कश्मीर, यहाँ कम से कम महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनी सरकार को बचाना उनकी बड़ी प्राथमिकता है। और तब तक का समय मुझे लगता है भजनलाल शर्मा को मिला हुआ है। आनंद जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।